हेलो फाइनल ये बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टारगेट है वैल्यू ऑफ सप्लाई को यहाँ पे कंप्लीट करना। सर सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं वो समझ के लो। यहाँ पे हम लोग वो एक वैल्यू डिटरमाइन करेंगे जो वैल्यू के ऊपर आपको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है। यानी कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है दो पर्सन के बीच में, तो ऐसा कौन सा वैल्यू मानने का जिसके ऊपर सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, वो वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करना है उसको यहाँ पे हम लोग समझ के लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर 15 ऑफ दी जीएसटी एक्ट, जो की बात करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। तो गवर्नमेंट बहुत सिंपल बात बोलती है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि देखो, अगर सप्लाई हो रहा है बिटवीन ऐसे सप्लायर और रेसिपिएंट जो एक दूसरे के रिलेटेड पर्सन नहीं है। देखो सबसे पहला कंडीशन क्या बोलते हैं, सप्लायर जो है, सप्लायर और रेसिपिएंट वो कैसे रहने चाहिए, कुछ भी उनके बीच में रिलेशन नहीं रहना चाहिए। और जो वो ट्रांजैक्शन कर रहे उसके लिए प्राइस रहना चाहिए सोल कंसिडरेशन। यानी कि अगर समझो ए बी को मटेरियल बेच रहा है तो बी ने रिटर्न में सिर्फ उसको क्या देना चाहिए, उसका प्राइस देना चाहिए, यानी कि मनी देना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो जो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे बी रेसिपिएंट था, वो ए के पास गया, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं है। बी ने ए को बोला मुझे मोबाइल फोन दे, ए ने बोला ठीक है मुझे इसके लिए 40,000 रुपीज है। दोनों पार्टीज रिलेटेड नहीं है, सिर्फ प्राइस सोल कंसिडरेशन आया, तो 40,000 के ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ऐसा कौन बोलता, सेक्शन 15 यहाँ पे बोलता है। क्लियर है। तो सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई किसको मानने का, आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू को मानने का। बट सेक्शन 15(2) के अंदर है ना ऐसी 5 बातें, ध्यान से सुनना, कितनी बातें, 5 बातें बताई गई है जो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होने वाली है, यानी कि जिससे आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ेगा। कौन सी है वो 5 बातें, तो सबसे पहले यहां पे ना एक एक करके देखेंगे। टैक्सेस अंडर एनी एट अदर देन जीएसटी। मतलब क्या हो गया, लेट से ए ने बी को कोई बात सप्लाई किया, ठीक है, एक मशीनरी सप्लाई की, तो ए जो सप्लायर है ना, वो सप्लायर ने जिस लोकेशन में से सप्लाई किया वहां पे कोई भी आपको टैक्स या ड्यूटी पे करना पड़ता था। लेट से यहाँ पे उसको पे करना पड़ा म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स या म्यूनिसिपैलिटी का ड्यूटी। तो ये जो भी टैक्सेस है अगर वो जीएसटी एक्ट के अंदर के नहीं है तो वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक एक्सेप्शन है कि टीसीएस अंडर इनकम टैक्स वो इंक्लूड नहीं होगा आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में। तो देखो मैंने यहाँ पे अगर इसको समराइज फॉर्मेट में लिखने जाऊं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका क्या मानने का, सबसे पहले मानने का ट्रांजैक्शन वैल्यू प्रोवाइडेड जो आपकी पार्टीज है वो पार्टीज कैसी होनी चाहिए आपकी, अनरिलेटेड। और जो आपका प्राइस है वो प्राइस क्या रहना चाहिए आपका, सोल कंसिडरेशन। प्राइस क्या रहना चाहिए, सोल कंसिडरेशन। उसके बाद में इंक्लूड होने वाली है टोटल 5 बातें। तो इंक्लूड के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या ऐड होगा, टैक्सेस। टैक्सेस अदर देन, मतलब बाकी के सारे टैक्सेस को ऐड करो, अदर देन 2 बातों को ऐड नहीं करोगे आप लोग। एक तो जीएसटी को ऐड नहीं करोगे, दूसरा टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इसको भी इंक्लूड नहीं करोगे। क्लियर है आप सबको। फिर सेकेंड पॉइंट देखो किसको ऐड करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई। अगेन मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो यहाँ पे एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए की थी शादी, मिस्टर ए ने क्या किया, यहाँ पे XYZ केटरर्स को अपने खाने का ऑर्डर दिया। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेट से खाने का 10 लाख रुपीस का, जिसके अंदर उनको 3 आइटम्स देने थे, पंजाबी देना था, लेट से गुजराती फूड देना था और इटालियन फूड देना था। ठीक है, XYZ केटरर्स ने क्या किया, आगे एक सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ABC को इटालियन फूड, जिसके लिए उनका डील हुआ था 4 लाख रुपीस में। और ये XYZ केटरर्स ने मिस्टर ए को क्या बोला, तू यहाँ पे ना मेरे बिहाफ पे 4 लाख रुपीस पे कर दे। XYZ ने किसको बोली ये बात, मिस्टर ए को बोला कि ये जो ABC है तो उसको 4 लाख रुपीस पे कर, तो मुझे पे करने के टाइम पे तू सिर्फ 6 लाख रुपीस को पे करना। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिपिएंट पेमेंट कर रहा है। रेसिपिएंट पेमेंट किसको कर रहा है, थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहा है। किसके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, सप्लायर के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, और इन रिलेशन टू सप्लाई पेमेंट कर रहा है। तो ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड होगा। मतलब क्या हो जाएगा, देखो अभी XYZ ये ए को कितने रुपीस का बिलिंग करेगा, 6 लाख, बट इसके अंदर वो 4 लाख रुपीस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा जो रेसिपिएंट ने थर्ड पर्सन को पे किया सप्लायर के बिहाफ पे। यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। समझा सेकेंड पॉइंट क्या होता, ऐड। चलो ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट, अच्छा इसी के अंदर एक पॉइंट है छोटा सा, वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर यूजिंग
mold and dies owned by original equipment manufacturer sent to free of cost by them। बहुत सिंपल है। पहले ना मैं इसकी समरी आप लोगों को बताता हूं, फिर एक एग्जांपल से ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना। If price is included in value of supply, no addition required. If price is excluded, add the value of molds or dies to compute the taxable value under section 15(2)(b। एग्जांपल से समझो इसको यहाँ पे, ठीक है। ये एग्जांपल है, ध्यान से देखना भी, एक ही सेकंड है, इसको ध्यान से देखना। चलो यहाँ पे क्या करता है, देखो एक XYZ था, ये कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करता था, यानी कि ये क्या करता था ना, कार के लिए प्लास्टिक बम्पर को मैन्युफैक्चर करता था। ओरिजिनल जो कार है ना, कार वो कौन बनाता था, एबीसी बनाता था। यानी कि यहाँ पे एबीसी कार को बनाता था, एबीसी किसको फाइनल असेंबली करता था, कार। यहाँ पे एक वेंडर है XYZ, वो क्या करता था, बम्पर बना के किसको सप्लाई करता था, कार वाले को सप्लाई करता था। अभी एबीसी ने क्या किया, वो बम्पर जिसमें बनता ना, उसको बम्पर को शेप देने के लिए ना एक मोल्ड परचेस किया। क्या परचेस किया, मोल्ड। कितने रुपीस का मोल्ड परचेस किया, 10 लाख रुपीस का मोल्ड परचेस किया और XYZ को दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां तक ट्रांजेक्शन समझा, ठीक है। अभी XYZ ने क्या किया, इस साल में टोटल 10,000 बम्पर्स बनाए और 800 रुपीस पर बम्पर से बिलिंग किया। तो XYZ ने बिलिंग किसको, एबीसी को कितना किया रहेगा, 10,000 इंटू 800 रुपीज का बिलिंग किया। कितना आता है वो, 80 लाख रुपीज का बिलिंग आता है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे, ये जो 10 लाख रुपीज है, देखो 10 लाख रुपीज का मैं बोलूं, ये एबीसी ने XYZ को एक मोल्ड दिया था जिसके थ्रू वो बम्पर का शेप बनाते हैं। अच्छा सर, अगर ये 10 लाख रुपीज का मोल्ड एबीसी ने XYZ को नहीं दिया रहता, तो कहना इसे XYZ ने 10 लाख रुपीज का वो मोल्ड परचेस किया रहता था, हाँ या नहीं। तो ये 10 लाख रुपीस का कॉस्ट उसने एबीसी से रिकवर किया रहता था। तो यानी कि ये 800 रुपीस के हिसाब से तब बिलिंग नहीं किया रहता था, बिलिंग बढ़ गया रहता था, क्योंकि उसको 10 लाख रुपीस भी रिकवर करने पड़े रहते थे। बट यहाँ पे ये 800 रुपीस क्यों चार्ज कर रहा है, क्योंकि ये 10 लाख रुपीस को इसने अमोर्टाइज नहीं किया है अभी तक, इसके लिए, हाँ या नहीं। तो गवर्नमेंट का क्या बोलना है, देखो मिस्टर एबीसी, तूने फ्री ऑफ कॉस्ट का कितने रुपीस का उसको कंपोनेंट दिया, बोले 10 लाख। बोले उसने तुझे साल में कितने का मटेरियल बेचा, बोले 10,000। बोले मतलब पर ये पर सप्लाई पर पीस तेरा कितना आता, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 कितना वैल्यू आता है, 100 रुपीज। तो ये 100 रुपीज तेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। तूने उसको कितना चार्ज किया, 800। तूने ये 100 रुपीज को इंक्लूड नहीं किया था, इसको भी इंक्लूड कर दे, तेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई भी माना जाएगा 900 रुपीज का। समझा क्या, क्लियर है। चलो, if however supplier is not responsible to incur or provide for such element or constituent and the recipient provides for the same, the respective value is not to be added to the value of supply। मतलब क्या है, देखो अगर ये XYZ ने एबीसी को जो सप्लाई किया, उसके लिए अगर ये XYZ ने खुद ने कोई 10 लाख रुपए का मोल्ड लिया रहता और फिर 800 रुपीज का बिलिंग किया रहता, तो 800 को अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया रहता था, इसको कोई भी अमोर्टाइज करने की आपको जरूरत नहीं थी। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होती है आपकी थर्ड बात, जिसको बोलते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो जो मेन सप्लाई के एडिशनल में जो छोटे मोटे खर्चे लगते, पैकेजिंग का चार्ज लगता, कमीशन देना पड़ता, ब्रोकरेज देना पड़ता, ट्रैवलिंग का चार्जेस देना पड़ता, वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड हो जाएंगे। मतलब अगर समझो एक एग्जांपल, एक कंपनी थी एबीसी, वो क्या कर रही थी, XYZ को एक प्रोडक्ट डिलीवर कर रही थी जिसका प्राइस था 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपीस ट्रांजेक्शन वैल्यू है, उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बट एबीसी ने क्या किया, एडिशनली 50,000 रुपीज पैकिंग चार्जेस का इनवॉइस में बिल किया, तो ये 50,000 रुपीज भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएंगे। समझा आपको। तो इसके अंदर कौन से बातें इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बोल के ऐड होती है, कमीशन हो गया, पैकिंग हो गया, डिजाइन चार्जेस, इंस्टॉलेशन, फ्रेट वगैरह सब इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। अभी फ्रेट के केस में एक एग्जांपल देखो, मिस्टर पवन, यहाँ पे एक एग्जांपल है, पवन ने गुड्स परचेस किए थे चेतन से, तो चेतन सप्लायर है, पवन रेसिपिएंट है। गुड्स कितने रुपीस के थे, जो भी वैल्यू है, इसके अंदर 6,000 रुपीज का चेतन ने फ्रेट कलेक्ट किया पवन से, तो 6,000 रुपीज आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। बट अगर ये जो कंसाइनमेंट नोट है, जो ट्रांसपोर्टर ने कंसाइनमेंट नोट इशू किया था पवन को, उसके अंदर मेंशन किया था कि फ्रेट का पैसा फिर भी पवन भरने वाला है, मतलब सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी फ्रेट की, फिर भी अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है तो भी 6,000 रुपीज आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑब्लिगेशन किसका है, चेतन का है, फ्रेट प्रोवाइड करना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट। इसको ध्यान से सुनना।
ए ने बी को क्या बोला था, मैं तुझे मोबाइल फोन दे रहा हूं, तू मुझे 30 डेज बाद पैसा दे। कितने दिन बाद पैसा दे? 30 डेज बाद। अगर तूने यहाँ पे डिले किया तो मैं तेरे से पर डे का 500 रुपीज का, सॉरी 500 बहुत ज्यादा हो गया, 50 रुपीज का पेनल्टी लूंगा। 50 रुपीज का पर डे का क्या चार्ज करूंगा मैं तेरे से? पेनल्टी चार्ज करूंगा। बी ने ए को पेमेंट किया 40 डेज बाद। कितने दिन बाद? 40 डेज बाद। तो अभी तीन सिचुएशन देखो, यहाँ पे डिले कितने दिन का हो रहा? 10 डेज। कितने दिन का डिले हो रहा? 10 डेज। तो सिचुएशन नंबर 1, बी ने ए को पे किए 500 रुपीज। तो ये 500 रुपीज आपके जो ओरिजिनल सप्लाई है, कितने रुपीज का ओरिजिनल सप्लाई था? लेट से मोबाइल का 40,000 रुपीज। तो यहाँ पे ओरिजिनल सप्लाई था 40,000, उसके अंदर 500 ऐड हो जाएंगे। 40,500 पे ए जीएसटी कलेक्ट करेगा बी से। केस 2, बी ने 500 रुपीज दे दिए ए को और बोले कि देख मैं तुझे ये 500 रुपीज दे रहा हूं ना, ये टोटल अमाउंट है 500, मतलब ये अमाउंट तेरा इंक्लूडिंग जीएसटी मैंने तुझे पे कर दिया, मैं तुझे अलग से अभी जीएसटी पे नहीं करने वाला, मैंने फाइनल सेटलमेंट, एक फाइनल अमाउंट बोल के तेरे पास 500 रुपीज दे दिया। तो ऐसा मानने का कि ये जो एनहांस कॉम्पेंसेशन है ना, ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो अभी इसके ऊपर आपको ना रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। रिवर्स कैलकुलेशन के लिए आप लोग क्या करोगे, ये जो आपका मेन प्रोडक्ट बेचा था, मेन प्रोडक्ट, उसका जीएसटी का रेट चेक करोगे। उसका क्या चेक करोगे? जीएसटी का रेट। लेट्स सी उसके ऊपर जीएसटी का रेट था 18%। तो आप 500 का ना उल्टा कैलकुलेशन करके जीएसटी निकालोगे। कैसे? टैक्सेबल अमाउंट निकालोगे। कैसे निकालोगे? 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118। तो 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? 423.73, जो भी है 423.73, ये बन जाएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट। इतना वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। थर्ड केस, ए ने फॉरगिव कर दिया। ए ने क्या कर दिया? फॉरगिव कर दिया 500 रुपीज का लेट फी। तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि एनहांस कॉम्पेंसेशन, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी तभी टैक्सेबल होता है जब रेसिपिएंट को मिलता। अगर रेसिपिएंट ने लेट फी को माफ कर दिया तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। समझा आप सबको? क्लियर है? चलो बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। फिर आता है सब्सिडीज। देखो सब्सिडीज कहना एक इजी डायग्राम है, चलो मैं डायग्राम से समझाता हूं आप लोगों को। सब्सिडी दे कौन रहा है वो चेक करो। सब्सिडी दो बातें, सब्सिडी या तो दे रहा है गवर्नमेंट, या तो कोई भी दे रहा है अदर पर्सन। अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है तो ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। अदर्स दे रहे तो चेक करो, इज इट लिंक्ड टू प्राइस? इज इट लिंक्ड टू प्राइस? अगर वो प्राइस के लिए लिंक्ड है तो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। अगर वो प्राइस को लिंक नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। वो भी से समझ के लो। अगर आप लोग कोई भी सप्लाई कर रहे हो जिसके लिए सब्सिडी आपको गवर्नमेंट दे रहा है तो वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। अगर ये कोई अदर पर्सन दे रहा है तो चेक करो, ये जो अदर पर्सन आपको सब्सिडी दे रहा है वो जो सप्लाई हो रहा है उसके प्राइस से लिंक्ड है क्या? अगर लिंक्ड है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा, अगर लिंक नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। समझा क्या? देखो एग्जांपल्स, गवर्नमेंट सब्सिडी इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। एबीसी ने सेल किया सोलर इन्वर्टर एट ₹10,000 ईच। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको डायरेक्ट सब्सिडी कितने रुपीस का दिया? 3,000 रुपीस का दिया प्रमोट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आएगा? 7,000। मतलब देखो ए था, ये गया एबीसी के पास, बोला मुझे सोलर पैनल चाहिए। एबीसी बोला ठीक है मैं आपको 10,000 रुपीज चार्ज करूंगा। उतने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एबीसी को क्या बोला? तू 7,000 रुपीज इनसे ले, हम तुझे 3,000 रुपीज देंगे यहाँ पे। तो एबीसी को वैसे अगर देखा जाए तो कंसिडरेशन पूरा 10,000 रुपीज का मिल रहा है, हाँ या नहीं? बट उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट अभी कितना हो गया? 7,000 रुपीज हो गया। क्लियर है? फिर दूसरा एग्जांपल देखो, PQR एक कोचिंग है जो 50,000 रुपीज पर स्टूडेंट लेता है सीए कोचिंग प्रोग्राम के लिए। एक प्राइवेट स्टूडेंट उसको पे कर रहा है, प्राइवेट ट्रस्ट उसको पे करता है 20,000 रुपीज पर स्टूडेंट। यानी कि लेट से यहाँ पे ए था, यहाँ पे ABC कोचिंग क्लासेस है, ठीक है। स्टूडेंट ए यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए गया, एबीसी ने बोला हम आपसे 30,000 रुपीज लेंगे और हमें एक ये प्राइवेट ट्रस्ट है, प्राइवेट क्या है? ट्रस्ट, वो हमें आपके लिए कितने पैसे देने वाला है? 20,000 रुपीज देने वाला है। तो एबीसी को इस केस में 50,000 के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पैसा मिल रहा है सब्सिडी का, ये किससे मिल रहा है? नॉन गवर्नमेंट से मिल रहा है। समझा क्या?
क्लियर है? बस यही एग्जांपल्स थे, ठीक है। देखो, अगर आप लोगों का सब्सिडी प्रोवाइडर गवर्नमेंट है और प्राइस और जो सब्सिडी है वो लिंक टू प्राइस है, बट उसको इंक्लूड किया गया हुआ है वैल्यू ऑफ सप्लाई में से, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी कि अगर समझो वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो हमारा पहला एग्जांपल था ये वाला यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई एबीसी ने कितना डिक्लेयर किया? 10,000। इसके अंदर इंक्लूड है 3,000 रुपीज का सब्सिडी। इसके अंदर 3,000 रुपीज का सब्सिडी क्या है? इंक्लूडेड है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू कितने का था? 10,000, सब्सिडी कितने का है? 3,000। तो आप उसको रिड्यूस करके टैक्सेबल अमाउंट कितना कर दोगे? 7,000। अच्छा, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, प्राइस को लिंक के वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया, यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना माना है? 7,000 माना है। तो बराबर है, आपको कोई इफेक्ट देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट के ऊपर वैसे भी जीएसटी नहीं लगता, ऑलरेडी इधर दिखाया हुआ नहीं है। थर्ड केस, गवर्नमेंट ने आप लोगों को सब्सिडी दिया, प्राइस से लिंक नहीं है, पर उसको वैल्यू में आपने इंक्लूड किया, यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई आपने कितना बताया है? 10,000। देखो, गवर्नमेंट ने अगर आपको सब्सिडी दी तो ये डायरेक्टली रिड्यूस होने का, इसको चेक करना ही नहीं आपको प्राइस को लिंक है या नहीं है। तो यहाँ पे अगेन कितना टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा आपका? 7,000। और अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी वैल्यू ऑफ इसके अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि वैल्यू कितना बताया हुआ है? 7,000। ये करेक्ट ट्रीटमेंट है, इसको कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? देख लो एक बार, इतने ऐसे 4 पॉइंट जो है ना, उसको फटक से 1 सेकंड में रीड कर लो आप लोग पॉज करके, ठीक है। चलो अभी अगला एग्जांपल देखो, ठीक है, एकदम ध्यान से समझ के लेना, ये चारों केसेस मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे क्या हो गया? ए बंदा था, ये एबीसी कोचिंग वाले के पास गया, एबीसी कोचिंग वाले इसने 30,000 रुपीज पे किए, और एक एनजीओ था, उसने कितना पे किया? लेट से 20,000 रुपीज पे किया, वो स्टूडेंट के फीस से रिलेटेड पे किया, मतलब डायरेक्टली लिंक टू प्राइस था। अभी यहाँ पे सब्सिडी मिल रहा है नॉन गवर्नमेंट से, प्राइस को लिंक के वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड भी किया, यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना डिक्लेयर है? 50,000 रुपीज का डिक्लेयर है। तो कहने से ये करेक्ट ट्रीटमेंट है, इसको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, नॉन गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिल रहा है, कितने रुपीज का? 20,000 रुपीज का, बट ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना डिक्लेयर है यहाँ पे? 30,000। तो कहने से आपको 20,000 रुपीज ऐड करना पड़ेगा आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में, ऐड करना पड़ेगा। थर्ड केस, नॉन गवर्नमेंट से अगर सब्सिडी मिल रहा है और प्राइस को लिंक नहीं है, बट वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूडेड है, यानी कि यहाँ पे देखो एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने क्या किया था ना, एबीसी को 1 साल के 20 लाख रुपीस का डोनेशन ऑलरेडी दे दिया था। ये पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं दिया, एक जनरल डोनेशन देके रखा हुआ है, जिसकी वजह से एबीसी ने क्या कर दिया? अपनी जो 50,000 की ओरिजिनल प्राइस थी उसको रिड्यूस करके 30,000 रुपीस कर दिया, क्योंकि उसको ट्रस्ट ने जनरल डोनेशन देके रखा था 20 लाख रुपीस का। तो कहना है यहाँ पे ये जो फीस कम हुई है, ये प्राइस से कुछ भी लिंक नहीं है, बट वो बंदे ने इनवॉइस कितने रुपीस का इशू किया? 50,000 का इशू किया, जिसके अंदर उसने 20,000 रुपीस का सब्सिडी के अमाउंट को अपोर्शन किया था, होना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे आपको 20,000 रुपीस को रिड्यूस करना पड़ेगा, और टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? 30,000। लास्ट केस में बोल रहे कि ट्रस्ट ने आपको सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिल रहा, प्राइस को लिंक नहीं है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई 30,000 का है, तो ये करेक्ट ट्रीटमेंट है, इस पर कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। समझा? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होने वाली 5 बातें, सबसे पहले टैक्सेस, जीएसटी, टीसीएस अंडर इनकम टैक्स को छोड़ के सब ऐड होगा। दूसरा, कोई भी अमाउंट पेड बाय रेसिपिएंट टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई ऐड होगा। थर्ड पॉइंट आपका क्या ऐड होगा? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह वो सब ऐड होगा। फोर्थ क्या ऐड होगा आप लोगों का? सिर्फ सुनो मेरी बात, फोर्थ में क्या ऐड होगा? एनहांस कॉम्पेंसेशन, और लास्ट में क्या ऐड होगा? सब्सिडी फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट डायरेक्टली लिंक टू प्राइस। क्लियर है यहां तक? चलो अभी हम लोग देखेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड क्या होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक्सक्लूड यानी कि जिसके ऊपर जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक चीज है आप लोगों का डिस्काउंट। देखो, आप लोग कस्टमर को डिस्काउंट 2 टाइम पे दे सकते हैं, एक तो जब आप उसको सप्लाई कर रहे हो, यानी कि बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो, या सप्लाई होने के बाद में आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो। तो जब आप लोग उसको सप्लाई कर रहे हो तभी अगर आप लोग उसको डिस्काउंट को दे रहे हो, और डिस्काउंट को आप इनवॉइस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब मान लो आप लोग के पास एक कस्टमर आया, आपने उसको क्या बोला कि भैया ये कैलकुलेटर 500 रुपए का, ठीक है। एक अच्छा दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मतलब इजी आपको समझ में आएगा। ये कैसे 510 रुपीज का है, हम तुझे इसके ऊपर 10 रुपीज का डिस्काउंट देते हैं। हमने इनवॉइस कितने रुपीज का बनाया?
500, तो जीएसटी देना पड़ेगा 500 रुपीज के ऊपर। बट अगर आप उसको बोलते हो कि कैलकुलेटर 510 रुपीज का है, हम तुझे 10 रुपीज का डिस्काउंट देते हैं, बट हम इनवॉइस 510 का देंगे, तू कैश में हमें 500 रुपीज पे कर। तो भैया आपने डिस्काउंट को इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको उस अमाउंट पे भी जीएसटी देना पड़ेगा, यानी कि आपका टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा 510, अगर आपने डिस्काउंट को इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं किया तो। समझा क्या? क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो अगर समझो कोई भी डिस्काउंट आप लोग आफ्टर सप्लाई दे रहे हो, आफ्टर सप्लाई का ना एक एग्जांपल से समझ के लेना, ठीक है? यहाँ पे मैन्युफैक्चरर था, यहाँ पे होलसेलर था। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को क्या बोला, देख अगर तू मेरे से एक साल में 1 लाख यूनिट परचेस करेगा तो मैं तुझे दूंगा लेट्स से 20% डिस्काउंट ऑन टोटल इनवॉइस वैल्यू, ऑन टोटल इनवॉइस वैल्यू। 1 लाख यूनिट उसने बोला था पर एनम। होलसेलर बोला था देखो सर मेरा इतना बजट नहीं है, मैं आपसे आज के टाइम पे ना सिर्फ 40,000 यूनिट्स ले रहा हूं। तो मैन्युफैक्चरर ने उसको डिस्काउंट दिया 15%। उसने बाद में और एक ऑर्डर प्लेस किया 50,000 का, उसने डिस्काउंट दिया 15%। अभी होलसेलर ने वापिस से ऑर्डर प्लेस किया 20,000 का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो इसके ऊपर तो 20% डिस्काउंट मिल गया, बट अभी वो क्या बोला था, अगर पूरे साल में 1 लाख के ऊपर यूनिट चले गए तो मैं तुझे सारे बिल के ऊपर 20% ऑफ दूंगा। यहां पे कहना चाहिए जितने यूनिट से 90 यूनिट से, इसके ऊपर ओरिजिनली डिस्काउंट कितना दिया गया था 15%, अभी कितने देने का था 20%, यानी कि एडिशनल 5% डिस्काउंट देने की बारी आई। तो ये 90,000 के ऊपर का जो एडिशनल 5% डिस्काउंट है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड होगा या नहीं, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ये एक्सक्लूड करने के लिए सबसे पहले ये चीज देखो, क्या ये एडिशनल डिस्काउंट का कंडीशन, एक ही मिनट, हाँ ये एडिशनल डिस्काउंट का कंडीशन ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पे मालूम था क्या? तो अपने केस में आंसर इज यस, मालूम था। उसको पहले ही मालूम था कि 1 लाख के ऊपर अगर मैंने यूनिट लिए तो डिस्काउंट 20% मिलेगा। तो मैं बोलूं क्या यहां पे क्या हुआ रहने का ना, देखो जब पहले 90,000 यूनिट्स थे, लेट से 90,000 यूनिट्स का रेट था पर यूनिट 100 रुपीज, तो 90,000 इंटू 100, तो वैसे बिल कितने रुपीज का बना रहेगा यहाँ पे 90 लाख रुपीज का बिल था, है ना? 90 लाख का बिल बना था, पहले ध्यान से समझ के लेना, 90 लाख का बिल बना था। इसके ऊपर डिस्काउंट कितना आया था 15%, तो 90 लाख में से मैं सीधा 15% माइनस कर देता हूं, तो 76,50,000 रुपीज का इनवॉइस बना था। लेट से 18% जीएसटी उसके ऊपर लगा था 1377,000। तो रेसिपिएंट ने आईटीसी क्लेम कितने रुपीस के ऊपर किया है, इतना पूरा आईटीसी क्लेम कर लिया है। अभी आप बोल रहे हो कि इसको ना हम लोग और 5% डिस्काउंट देने वाले, तो 5% डिस्काउंट कितना आता, लेट से आपका 90,000 यूनिट्स इंटू 100 रुपीज एक का प्राइस है, इंटू 5%, 4,50,000 रुपीज का उसको डिस्काउंट दे रहे हो। बट ये इस वैल्यू के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है जिसके ऊपर उसने आईटीसी क्लेम कर लिया है, क्लेम किया हुआ है। तो अगर इसको आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिड्यूस करना रहेगा तो इसके ऊपर का जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी है, अच्छा 4,50,000 इंटू 18%, वो कितना आता है 81,000 रुपीज आता है। ये 81,000 रुपीज का आईटीसी क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। समझा क्या? ये हो गया आपका डिस्काउंट वाला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। चलो उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीजें दिए गई है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होती है नहीं होती है, आप लोग बाद में देख लेना। हाँ अभी यहाँ पे क्या है ना, एक बात को आप समझो, सेक्शन 15 है ना लिमिटेड है उन ट्रांजैक्शंस के लिए जहां पे प्राइस सोल कंसीडरेशन है या पार्टीज रिलेटेड पार्टीज नहीं है। बट अगर प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं है या पार्टीज रिलेटेड रहेगी तो सेक्शन 15 में वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलते नहीं आएगा। उसके लिए आपको रूल 27 से लेके रूल 31 तक फॉलो करना पड़ेगा। 27 से 31 ये रूल्स आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। तो अभी हमारा टारगेट है पहले इन रूल्स को पढ़ लूं, फिर उसके बाद में ये जो आगे के रूल्स है ना ये मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। अच्छा सबसे पहला रूल कौन सा है, रूल 27 बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर कंसीडरेशन इज नॉट होली इन मनी। अच्छा इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक बंदा है पवन, पवन गया मोबाइल शॉपिंग में मोबाइल खरीदने के लिए। पवन ने मोबाइल शॉपिंग वाले को बोला मोबाइल कितने का, वो बोला 40,000 रुपीज का। पवन बोला देख मैं तुझे 35,000 रुपीज पे करूंगा मोबाइल के, साथ में मैं तेरा आईटीआर फ्री में फाइल कर दूंगा, आईटीआर फ्री में फाइल कर दूंगा। मोबाइल वाले ने ओके बोला। यहाँ पे कहना है इससे पवन ने जो कंसीडरेशन पे किया वो होली इन मनी नहीं है, होली इन मनी नहीं है। देखो कंसीडरेशन पे 35,000 है बट साथ में फ्री में आईटीआर भी फाइल करके मिल रहा। तो अभी इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालने का, तो उसके लिए आपको
ये ऑर्डर में फॉलो करना पड़ेगा चीजें। सबसे पहले आप लोग है ना वो मोबाइल का ओपन मार्केट वैल्यू निकालोगे। वो ओपन वैल्यू मार्केट वैल्यू निकला 39,000, तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी के लिए बन जाएगा 39,000। अच्छा, अगर वो मोबाइल का ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है तो आप क्या चेक करोगे कि पवन ने उसको रिटर्न क्या दिया, 35,000 रुपीज दिए। अच्छा, पवन ने अगर बाहर आईटीआर फाइल किया रहता तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना रहता था, 3,000। तो टोटल कंसिडरेशन का वैल्यू कितना हो गया, 38,000। तो 38,000 को माना जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। सबसे पहले जो प्रोडक्ट सप्लायर ने रेसिपिएंट को दिया है उसका आप लोग ओपन मार्केट वैल्यू चेक करो। अगर वो अवेलेबल नहीं रहा तो जो रेसिपिएंट ने सप्लायर को कंसिडरेशन पे किया उसका ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। अगर उससे भी नहीं निकला तो आप लोग क्या करोगे, लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स का ओपन मार्केट वैल्यू ले लोगे। यानी कि वो मोबाइल जिसके अंदर सेम फीचर्स है या सेम ब्रांड वैल्यू है उसका ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, है ना। बट ये सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा आपको, आप डायरेक्ट इधर जंप नहीं कर सकते। पहले सप्लायर के प्रोडक्ट का ओपन मार्केट वैल्यू, वो नहीं मिला तो रेसिपिएंट के कंसिडरेशन का ओपन मार्केट वैल्यू, वो नहीं मिला तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, और अगर वो भी नहीं मिला तो रूल 30 और 31 को आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझा क्या, क्लियर है। चलो फिर अगला वैल्यू, अगला एक एग्जांपल है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द डिस्टिंक्ट ऑन रिलेटेड पर्सन अदर देन एजेंट। अदर देन एजेंट का मतलब समझ के लो, ठीक है। ये एक फर्म थी ए बी, इसके अंदर दो पार्टनर्स थे ए और बी, तो कहने से ये दोनों कौन बन गए, रिलेटेड पर्सन बन गए। इनका बिजनेस एक्स वाई जेड, मतलब इनका बिजनेस था लेट से क्लोथिंग का, इसका बिजनेस था क्लोथिंग, बट बी का खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी है। इलेक्ट्रॉनिक का क्या शॉप अलग, वो अकेला अपना बिजनेस करता था। ए गया बी के पास और बोला मुझे आपके पास से टीवी लेना है। तो मैं बोलूं क्या ये जो वैल्यू है ना इसको ये लोग मैन्युपुलेट कर सकते हैं कम टैक्स देने के लिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिलेटेड पर्सन। अगर 20 जो 1,00,000 रुपीज का इनवॉइस इशू करेगा और 18% जीएसटी लग रहा तो गवर्नमेंट को 18,000 टैक्स देना पड़ेगा। बट ये बोले काम करो ना, अपन बिल ही सिर्फ 20,000 रुपीज का करते हैं, 18 रुपीज से 18% से जीएसटी आता 3,600, अपन उतना ही गवर्नमेंट को पे करते। तो यहाँ पे रेवेन्यू लॉस हो जाएगा गवर्नमेंट का, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर और रेसिपिएंट मिलके फ्रॉड कर रहे। तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालने का वो क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करने का, जो सप्लायर ने प्रोडक्ट दिया रेसिपिएंट को उसका ओपन मार्केट वैल्यू ले लेने का। अगर वो अवेलेबल नहीं रहा तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी का ओपन मार्केट वैल्यू ले लेने का, ठीक है। क्योंकि अच्छा अगर ये भी नहीं है तो रूल 30 और 31 को फॉलो करने का वो वाले ऑर्डर के अंदर। समझा क्या, उसके ऑर्डर के अंदर फॉलो कर लेने का। ध्यान से सुनना भी मेरी बात, अभी ना थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पे समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो क्या हो गया, यहाँ पे बी ने ए को सेल किया टीवी। टीवी कितने में सेल किया, 20,000। तो सबसे पहले आप लोग क्या चेक करोगे, टीवी का ओपन मार्केट वैल्यू वो था 98,000, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का कितना बन गया, 98,000 बन गया। बहुत ध्यान से समझ के लेना मेरी बात। दूसरा, टीवी का ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं था, बट ये टीवी का लाइक काइंड एंड क्वालिटी का चीज मार्केट में मिल रहा था 97,500 में, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना बन गया, 97,500। थर्ड केस क्या बोल रहा, टीवी का ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई या तो रूल 30 या तो रूल 31 के हिसाब से डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्लियर। बट अगला एग्जांपल है ना, बहुत ध्यान से समझ के लेना। देखो दो केसेस, केस नंबर 1, बी ने टीवी किसको बेचा, ए को, और अज्यूम करो ए आगे किसको बेच रहा है, सी को। ये दोनों रिलेटेड पर्सन है, ये दोनों क्या है, रिलेटेड पर्संस, ठीक है। टीवी का ओपन मार्केट वैल्यू है 1,00,000 रुपीज। कितना है ओपन मार्केट वैल्यू, 1,00,000। बी ने ए को बेचा सिर्फ 20,000 रुपीज में, कितने में, 20,000 रुपीज, और जीएसटी लगा 18% इसके ऊपर, यानी कि कितना लगा, 3,600। ए ने आगे टीवी सी को बेचा, कितने में बेचा, 1,00,000, और 18% जीएसटी लिया, यानी कि कितना लिया जीएसटी, 18,000। बात करो ए की, ए को अभी लायबिलिटी टू पे कितने रुपीस का आ गया, 18,000, और माइनस उसने आईटीसी कितना क्लेम किया उसमें से, 3,600। तो देखो 18,000 माइनस 3,600 कितना वैल्यू आता है, 14,400। तो ए ने गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे किया, 14,400। बी ने गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे किया, 3,600। ये देखो ये वाला वैल्यू,
गवर्नमेंट को टोटल कितना पैसा मिला, 18,000 मिला। मेरा बोलना है ये अमाउंट को मैं और कम कर देता हूं, उन्होंने ट्रांजेक्शन को और मैन्युपुलेट किया। ये ट्रांजेक्शन किया लेट्स से 10,000 रुपीज में, तो बी ने जब ए को सप्लाई किया तो बी ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया, 1800। ए ने जब सी को सप्लाई किया, कितने में सप्लाई किया, 1 लाख। ए ने सी से कितना टैक्स कलेक्ट किया, 18,000। अभी ए को गवर्नमेंट को कितना पे करना है, 18,000। वो 1800 का क्या क्लेम करेगा, आईटीसी। तो 18,000 माइनस 1800 करोगे तो ए गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 16,200। और बी गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 1800। कहने से गवर्नमेंट को अल्टीमेटली 18,000 रुपीज ही मिल रहे। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। तुम अमाउंट कोई भी ले लो, हर बार गवर्नमेंट को अल्टीमेटली कितना पैसा मिलने वाला है, 18,000 रुपीज मिलने वाला है। यानी कि अगर ये जो रेसिपिएंट है इसको अगर फुल आईटीसी मिल रहा, फुल आईटीसी मिल रहा, तो तुम कितने भी वैल्यू पे ट्रांजैक्शन कर लो, गवर्नमेंट को अल्टीमेटली सेम अमाउंट हर केस में मिलने वाली है। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हो रहा है बिटवीन रिलेटेड पार्टीज जिसके अंदर रेसिपिएंट को पूरा आईटीसी मिलने वाला है, तो जो अमाउंट तुम लोग इनवॉइस के अंदर डिक्लेयर करोगे उसको माना जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। लॉजिक समझा ऐसे क्यों हो रहा है, लॉजिक समझा क्या। चलो उसके ना 2 एग्जांपल्स है, या मैं एग्जांपल्स लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना। यहाँ पे सप्लायर था जिसका जीएसटी नंबर महाराष्ट्र में था, रेसिपिएंट है जिसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली में। तो कहना है ये दोनों अलग अलग पर्सन है, जीएसटी के हिसाब से दोनों क्या बन गए, डिस्टिंक्ट पर्सन। देखो महाराष्ट्र ने गुड्स किसको ट्रांसफर किए, दिल्ली को। कितना ट्रांसफर किया, 1,000 मोबाइल फोन। ओपन मार्केट वैल्यू कितना है, 1 लाख है। इनवॉइस में कितना चार्ज किया है, 9,000। रेसिपिएंट को पूरा आईटीसी मिलने वाला है। तो तुम लोग या तो 1 लाख रुपए 10,000 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लो, या तो 9,000 के हिसाब से ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को सेम प्राइस मिलने वाला है। समझा क्या। दूसरा दूसरा और एक पॉइंट इधर आता है, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में। दूसरा देखो और एक पॉइंट क्या आता है, या तो और एक ऑप्शन दिया गया हुआ है सप्लायर को। ऑप्शन सप्लायर को देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर ये गुड्स एज इट इज फर्दर सप्लाई करने वाला है रेसिपिएंट, मतलब क्या हो गया, देखो ए ने गुड्स किसको बेचे, बी को। बी ये गुड्स किसको बेचने वाला है, सी को। ए ने कितने में बेचा वो मैटर नहीं करता, बी इसको आगे कितने में बेचने वाला है, लेट्स से 15,000 में बी आगे कस्टमर को बेचने वाला है। तो इसका 90% निकालो, 15,000 इंटू 90%, 13,500 इनका माना जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। इनका क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर भैया ये जो भी है इसको पूरा आईटीसी मिलने वाला है, तो तुम लोग जो ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तुम कोई भी इनवॉइस की वैल्यू को डिक्लेयर करो, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मान देंगे। समझा क्या, समझा क्या। हाँ देखो थर्ड केस में एक एग्जांपल में क्या बोल रहे कि पार्शियल आईटीसी मिलने वाला है। सप्लायर एमएनओ कर्नाटका का, रेसिपिएंट एमएनओ तमिलनाडु है। उसने ट्रांसफर किया मशीनरी, ओपन मार्केट वैल्यू 20 लाख, इनवॉइस में चार्ज किया 15,000। रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलने वाला, तो इस केस में आप लोग क्या करोगे, फिर ओपन मार्केट वैल्यू को मान लोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। तुम्हारा ट्रांजेक्शन 15,000 में हुआ था, फर्क नहीं पड़ता। ओपन मार्केट वैल्यू कितना है, 20 लाख। तो जीएसटी के लिए हम लोग कितना वैल्यू मानेंगे, 20 लाख। उसके ऊपर 18%, 3,60,000 हम आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, टैक्स लगाएंगे। समझा क्या, डन। चलो ये हो गया आप लोगों का रूल 28। अभी अगला पॉइंट आता है, उसी के अंदर एक पॉइंट आता है कि आप लोग क्या कर रहे हो ना, कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड कर रहे हो टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ सेड रेसिपिएंट। उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आएगा, है एक एग्जांपल है क्या, है क्या। चल देखो एक एग्जांपल, यहां पे ना ए गया बैंक के पास, ए किसके पास गया, बैंक के पास, और बैंक को बोला मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए। 100 करोड़ का क्या चाहिए, लोन। बैंक बोला मैं तेरे को किस भरोसे पे दूं। तो यहाँ पे एक बी करके बंदा था, ये दोनों थे रिलेटेड पर्सन। ये दोनों कौन थे, रिलेटेड पर्सन। बी बोल रहा मैं एक ही गारंटी ले रहा हूं, मैं एक ही क्या ले रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं। उसने पेमेंट नहीं दिया तो मैं आप लोगों को पे कर दूंगा। तो बैंक ने ए को लोन दे दिया, कितने रुपीस का लोन दिया, 100 करोड़ का। बी ये वाला काम फ्री में तो नहीं करेगा। बी ने केस 1 में ए से चार्ज किया कंसिडरेशन 3 करोड़ रुपीस। कितना कंसिडरेशन चार्ज किया, 3 करोड़। तो ये 3 करोड़ रुपीस क्या है, इसने क्या प्रोवाइड किया, 3 करोड़ में गारंटी प्रोवाइड करने का सर्विस दिया। कौन सा सर्विस दिया, गारंटी सर्विस। तो ये 3 करोड़ का फेयर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो आपका लोन कितने का है, 100 करोड़, उसका 1% निकालो। 1% कितना आता, 1 करोड़। तो 1%
और अमाउंट एक्चुअली चार्ज विच एवर इज हायर विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ गया 3 करोड़। अच्छा सर, अगर ये बी ने चार्ज किए रहते थे उससे 80 लाख, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आता था? एक्चुअल कंसिडरेशन 80 करोड़ और 1% यानी कि 1 करोड़ विच एवर इज हायर, तो 1 करोड़ बन गया रहता था वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है यहां तक? और अगर रेसिपिएंट को पूरा आईटीसी मिलने वाला है तो जो भी अमाउंट तुम लोग इनवॉइस के अंदर डिक्लेयर करोगे उसको मान लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर आता है इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी, where domestic corporate issues intra-group corporate guarantee, GST is to be paid under forward charge mechanism and invoice is to be issued by supplier of service providing corporate guarantee to the related recipient under section 31। अगर ये कॉर्पोरेट गारंटी कोई फॉरेनर दे रहा है तो जीएसटी पे होगा आपका आरसीएम बेसिस पे। बेसिक पॉइंट अपने टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर आरसीएम वाले कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है, ठीक है क्या? चलो, अगर कोई भी कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड हो रही है फॉर मल्टीपल इयर्स और लेस देन 1 ईयर्स, ठीक है, एक ही मिनट। चलो पहले ये एग्जांपल्स को देख लेते हैं। पहले एग्जांपल किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? सप्लाई टू अ रेसिपिएंट हु इज अ रिलेटेड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ए ने कॉर्पोरेट गारंटी दी बी को, ये भी इंडिया के अंदर है, ये भी किधर है? इंडिया के अंदर है। तो यहाँ पे ए क्या करेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स पे कर देगा, ठीक है? ठीक है क्या? दूसरा केस जल्दी जल्दी आता है। कॉर्पोरेट गारंटी इज प्रोवाइडेड फॉर मल्टीपल ईयर्स और फॉर लेस देन 1 ईयर्स। एबीसी इंडिया ने प्रोवाइड किया कॉर्पोरेट गारंटी टू एचडीएफसी बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इट्स रिलेटेड कंपनी एक्सवाईजेड, जो कि इंडिया के अंदर है। गारंटी का अमाउंट कितना है? 30 करोड़। ड्यूरेशन कितना है? 2.5 मंथ्स। एक्चुअल कंसिडरेशन कितना चार्ज किया है? 8 लाख रुपीज वन टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलते हैं कि तुम्हारा वैल्यू कितना है? 30 करोड़। तो 30 करोड़ का कितना चार्ज करोगे तुम लोग? 1% पर एनम है, तुम लोग उसको 2.5 ईयर्स के लिए चार्ज करो। तो देखो 30 करोड़ का 1% फॉर 2.5 ईयर्स कितना आता है? यहाँ पे 75 लाख आता। तुमने एक्चुअल में कितना चार्ज किया? 80 लाख। विच एवर इज हायर विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। वो कितना बन जाएगा? 75 लाख रुपीज को आप लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लोगे। उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। समझा क्या? क्लियर है क्या? चलो, अगर मल्टीपल रिलेटेड पार्टीज ने कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड की, यानी कि ए गया बैंक के पास, उसको गारंटी किसने दी? सी ने भी दी और डी ने भी दी। लोन था लेट से 10 करोड़ रुपीस का, सी ने गारंटी दी 60%, डी ने गारंटी दी 40%। तो क्या करोगे आप लोग? 10 करोड़ का 1% कितना आता है? ये 10 लाख रुपीस आएगा शायद से। 10 लाख का अपोर्शनमेंट दोनों में कर दो। सी को कर दो 10 लाख का 60% यानी कि 6 लाख। डी को कर दो 40% यानी कि डी को कितना कर दोगे आप? 4 लाख कर दोगे। समझा क्या? और अगर ये इक्वल रहता तो दोनों को 5 लाख रुपीस का वैल्यू ऑफ सप्लाई अपोर्शन करना पड़ा रहता। ये था आपका सेक्शन 28, ठीक है? चलो, अभी ये वाला पॉइंट एक सेकेंड के लिए पढ़ लो आप लोग, देख लो जल्दी से। देखो पॉइंट्स को ना एकदम धीरे धीरे समझ के लेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज, जहां पे एचओ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ब्रांच ऑफिसेज के लिए, और वेयर फॉरेन एफिलिएट इज प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज टू रिलेटेड डोमेस्टिक एंटिटीज। यहाँ पे सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? एचओ। किसको प्रोवाइड कर रहा है? अपने ब्रांचेस को सर्विसेज दे रहा है, ब्रांच ऑफिसेज को। सबसे पहले ये सप्लाई माना जाएगा बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन, क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस है तो अल्टीमेटली एक ही कंपनी का पार्ट, सबका पैन कार्ड सेम रहेगा, तो इनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। सबसे पहले क्या बोलते हैं? रूल 28(1)(a) बोलता है आपको वैल्यू लेना है जो भी ओपन मार्केट वैल्यू रहेगा। अगर हेड ऑफिस ने कोई भी सर्विसेज ब्रांच ऑफिस को दी तो ये सर्विसेज का सबसे पहले आप लोग क्या ले लो? ओपन मार्केट वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लो। बट भैया अगर इसको पूरा आईटीसी मिलने वाला है, इसको पूरा आईटीसी मिलने वाला है, तो हेड ऑफिस तूने जो ब्रांच ऑफिस को इनवॉइस डिक्लेयर किया, इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर किया, हम लोग उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। उसका लॉजिक मैंने कैलकुलेशन से आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है? जब अगर पूरा आईटीसी मिल रहा है ब्रांच ऑफिस को, तो हेड ऑफिस को कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। अगर इनवॉइस को इशू भी किया तो जो भी इनवॉइस का वैल्यू है उसको ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे। अगर इनवॉइस को इशू नहीं किया तो वैल्यू कितना मान लेंगे? नील मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर when full ITC is not available, even if no ITC is available, head office is not required to include employee salary cost or specific overhead while determining the service value। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर समझो हेड ऑफिस ने कोई भी सर्विसेज ब्रांच ऑफिस को दी,
हेड ऑफिस सर्विस किसको दे रहा है, ब्रांच ऑफिस। और भैया इसको है ना आईटीसी नहीं मिलने वाला है, क्यों, देखो एक रीजन रह सकता है ना, ये टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, ये एग्जाम सप्लाई कर रहा, ब्रांच ऑफिस को उसका आईटीसी नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस है या सैलरी का एक्सपेंसेस है वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करो हेड ऑफिस, वो तुम्हारा ही कॉस्ट मान लो, तुम अपने पॉकेट से उसका पेमेंट करो, ब्रांच ऑफिस से उसके ऊपर का जीएसटी रिकवर मत करो, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर और फॉरेन एफिलिएट कंसिडरेशन, द सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इज अप्लाइज टू इंपोर्टेड सर्विसेज। इफ डोमेस्टिक रेसिपिएंट को आईटीसी मिल रहा है तो इनवॉइस वैल्यू को ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे, अगर इनवॉइस एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी नील को अपन मान लेंगे ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल एग्जांपल एक ले लेंगे। हेड ऑफिस ने सर्विसेज किसको दी, ब्रांच ऑफिसेस को। सैलरी ऑफ हेड ऑफिस एम्प्लॉइज एलोकेटेड टू ब्रांच ऑफिस कितना है, 60,000। रेंट पेड बाय हेड ऑफिस फॉर द शेड प्रीमाइस 20,000। अकाउंटिंग सर्विस है, तेरा सर्विस कितने का है, 30,000। अदर ओवरहेड कितने का है, 10,000। अगर उसने बिल इशू किया कितने रुपीस का, 30,000 का, जिसका पूरा आईटीसी किसको मिल रहा है, ब्रांच को, तो 30,000 को मान लेंगे अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। ठीक है क्या, चलो एक अगला एग्जांपल। तो इसी के अंदर अगले अगले एग्जांपल्स है जहां पे हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को ये इशू किया इनवॉइस, ब्रांच ऑफिस को आईटीसी पूरा नहीं मिलने वाला है। अच्छा पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा तो भी इनवॉइस की कौन से बातों का होना चाहिए, एक तो सैलरी को इंक्लूड मत करो, वो अपन ने ऊपर पढ़ा है। रेंट यानी कि ओवरहेड बन गया, इसको इंक्लूड मत करो। हाँ ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको इंक्लूड करो, बाकी के ओवरहेड को इंक्लूड मत करो, यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना माना जाएगा, 30,000 माना जाएगा। समझा क्या। अगर कोई भी पर्सनल गारंटी सर्विसेज एक डायरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्टर, किसको प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी के कॉर्पोरेट गारंटी को, तो उसके अंदर कोई भी टैक्स पेबल की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला गया है, ठीक है क्या, ठीक है क्या। चलो ये उसके बाकी के एग्जांपल्स है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा। फिर अगला पॉइंट आता है, आप लोग किसके थ्रू सप्लाई कर रहे हो, एजेंट के थ्रू आप लोग आपका सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे रहेगा, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, या तो जो एजेंट आगे सप्लाई कर रहा है लाइक काइंड एंड क्वालिटी उसका 90% ले लो, है ना। और अगर वो भी नहीं रहेगा तो रूल 30 और 31 को फॉलो करो। एक एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। एबीसी एक प्रिंसिपल है इंडिया का जो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा, डीएफ एक एजेंट है उसने अपॉइंट किया जो चार्ज कर रहा है 5% कमीशन। गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर, 100 यूनिट्स कितने में बेचे गए, 1,000 रुपीज 1 यूनिट, यानी कि कितने में बेचे गए, 1 लाख। कमीशन चार्ज कितना किया है यहाँ पे, 5,000 रुपीज, आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई को निकालना है। तो सेल प्राइस बाय ए लिमिटेड एबीसी टू कस्टमर कितना है, 1 लाख। एजेंट का कमीशन कितना है उसके ऊपर, एक ही मिनट, एक ही मिनट, एक ही मिनट। अगर यहाँ पे ये एजेंट नहीं रहता तो एबीसी ने कितने में बेचा था, 1 लाख, उसके ऊपर 9% जीएसटी, सॉरी 18% जीएसटी, कितना रहता था, 18,000। और एजेंट ने कमीशन कितना लिया है, 5,000, उसके ऊपर जीएसटी कितना परसेंट आएगा, 18%, टोटल कितना आएगा, ये 900 रुपीज का जीएसटी आएगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहे, देखो जो प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया है, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, ये कितने यूनिट्स बेचे, लेट से 10,000 यूनिट्स दिए, कितना कॉस्ट था उसका, 5,000 पर यूनिट, इतना बिलिंग किया। ए आगे इसको अनरिलेटेड पर्संस को बेच रहा है एट द रेट 5,500 पर यूनिट, और इसका ओपन मार्केट वैल्यू है लेट से 5,300 पर यूनिट। तो सबसे पहले या तो तुम 5,300 को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लो, या तो एजेंट जो अनरिलेटेड पर्सन को सप्लाई कर रहा है ना उसका 90% आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई मानो, यानी कि 5,500 इंटू 90%, वो कितना आता, 4,950। इन दोनों में से कोई भी आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर कर सकते हो। ये था आपका रूल 29, ठीक है। फिर आता है रूल 30। रूल 30 एकदम सिंपल बोलता है, देख तू सेक्शन 15 में भी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल नहीं पाया, तूने 27, 28, 29 को भी फॉलो किया, फिर भी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं आया, सीधी बात है। तेरा खर्चा कितना हुआ, तुम बोल रहे हो लेट से 1 लाख, तो एक काम करना 10% तेरा प्रॉफिट ऐड कर दे, जितना भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऐसा कौन बोल रहा है यहाँ पे, सेक्शन, सॉरी रूल 30।
और रूल 31 ना, वो तो थक गया। रूल 31 बोलता है, देख तू सेक्शन 15 में भी वैल्यू निकाल नहीं पाया, तू रूल 27 से 30 में भी वैल्यू निकाल नहीं पाया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे रूल 31 बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, तू कोई भी है ना एक बेसिक से लॉजिक लगा, जनरल प्रिंसिपल एंड जनरल प्रोविजन को फॉलो कर एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आइडियली सबसे पहले आपको सेक्शन 15 को फॉलो करना है, फिर उसके बाद में जो भी आपके रूल्स है 27, 28, 29 उसको फॉलो करना है। अगर उसमें नहीं आए तो रूल 30 को फॉलो करना है, रूल 30 में भी नहीं आए तो रूल 31 को फॉलो करना है आपको आइडियली। बट अगर आप लोग सर्विसेज दे रहे हो, क्या दे रहे हो, सर्विसेज, तो सबसे पहले 15 को फॉलो करो। उसमें नहीं बैठा तो आप लोग चेक करो रूल 27, 28, 29 किस में बैठ रहे हो क्या। अगर उसमें नहीं बैठे तो आपके पास ऑप्शन है 30 को फॉलो करो या तो डायरेक्टली 31 को फॉलो कर सकते हो। सर्विसेज वाले के पास ऑप्शन है 30 या तो 31 कोई भी फॉलो करो, गुड्स वाले के पास ऑप्शन नहीं है, उसको कंपलसरी पहले रूल 30 को फॉलो करना चाहिए। अगर 30 में फिट नहीं हुआ तो ही वो रूल 31 पे जाए। समझा क्या? समझा? क्लियर है यहाँ तक? चल फिर अगला रूल कौन सा था आपका, रूल 31A। मुझे बस 1 मिनट का ब्रेक देना आप लोग। चलो एक एक करके सारे कौन सा भी यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अभी है ना रूल 31 के बाद में ना एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए ना वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करने का वो बताया गया हुआ है रूल 31A ऑनवर्ड्स। देखो सबसे पहले ना ये रूल 31A ये किसके लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पे खास करके लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग, बाकी का ट्रांजेक्शन नहीं। अगर आपका लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग या हॉर्स रेसिंग का ट्रांजेक्शन हुआ तो ही आप लोग किसको फॉलो करोगे, रूल 31A को। वो क्या बोलते कि बाकी जहां पे भी जो भी लिखा रहेगा फर्क नहीं पड़ता, बेटिंग के लिए आपको यही रूल को फॉलो करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी शैल बी 100 डिवाइडेड बाय 128 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ टिकट और प्राइस नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट विच एवर इज हायर। मतलब क्या हो गया समझो, आप लोगों ने एक टिकट खरीदा जिसका प्राइस था, चलो रैंडम प्राइस लेता, 450 रुपीज में आपको इसका फेस वैल्यू मिला। और जो ऑर्गेनाइजिंग स्टेट है, देखो लॉटरी पूरा स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल गैजेट है उसके अंदर इसका वैल्यू था 470 रुपीज। तो सबसे पहले ना इन दोनों में की हाईएस्ट अमाउंट को आप डिटरमाइन कर लो, वो कितना आता है 470। तो गवर्नमेंट का बोलना है कि ये 470 रुपीज जो प्राइस है ना इसके अंदर 28% जीएसटी इंक्लूडेड है। तो आप रिवर्स कैलकुलेशन करो, 470 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 128, ये बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ। अच्छा सर अगर ये ऑफिशियल गैजेट में वैल्यू रहता था 400 तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बन के रहता था, सिंपल है, फिर 450 हाईएस्ट है तो 450 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 128 ये बन गया रहता था आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है? बट अगर आप लोग बात कर रहे हो बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेस के बारे में, तो जो 100% ऑफ फेस वैल्यू जितने का आपने बेटिंग लगाया, लेट्स से आपने हॉर्स रेसिंग के ऊपर प्राइस लगाया 2000 रुपीज, तो 2000 बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके ऊपर 28% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अभी बहुत ध्यान से सुनना, आप लोग कर रहे हो कोई भी ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, आपने ये नाम सुना रहेगा 3 पत्ती। आप लोग ऑनलाइन क्या कर रहे हो, 3 पत्ती खेल रहे हो। तो जितना भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया, देखो इधर एक नोट लिखा रहेगा, अरे किधर चला गया, जान दो। जितना भी आप लोगों ने ना अमाउंट डिपॉजिट किया, जितना भी अमाउंट आपने क्या किया, डिपॉजिट किया, वो प्रॉफिट हो लॉस हो, आप खेलो मत खेलो, रिटर्न पैसा निकालो, फर्क नहीं पड़ता, आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया, वो अमाउंट बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो टोटल अमाउंट विच इज पेड और पेबल और डिपॉजिटेड विथ सप्लायर इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनी स्वर्थ, यानी कि लेट से आप लोगों ने डिपॉजिट किए 2000 रुपीज और आपने एक ऐसा कोई तो भी डिजिटल करेंसी यानी कि बिटकॉइन हो गया या क्रिप्टो करेंसी वहां पे डाला जिसका प्राइस था 8000, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना माना जाएगा, 10,000 आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। However, any amount returned or refunded by supplier to player for any reason whatsoever, including player not using the amount paid or deposited with the supplier for participating in any event, shall not be deductible from the value of supply। मतलब आपने डिपॉजिट कितना किया था 10,000, आपने 3000 रुपीज खेले, आपको लॉस हो गया, आपने 7,000 रुपीज खेले भी नहीं, आपने उसको रिफंड मंगा लिए, भैया फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पूरे 10,000 के ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। ये सिंपल लॉजिक है। ठीक है, देखो ए ने डिपॉजिट कितना किया 2 लाख, 1 लाख रुपीज के क्रिप्टो करेंसी ये की है, डिपॉजिट किए, टोटल कितना डिपॉजिट किया 3 लाख, 3 लाख बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है,
प्लेयर ए ने डिपॉजिट किया 2 लाख रुपीज कैश में, 1 लाख रुपीज का क्रिप्टो करेंसी दिया, उसको रिफंड मिल रहा है 50,000, फर्क नहीं पड़ता, 3 लाख के ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। बी ने डिपॉजिट किया 1,50,000, उसमें से 2 लाख रुपीज वो जीता एंड उसमें के 1 लाख रुपीज उसने यूज किए गेम खेलने के लिए, उसने डिपॉजिट कितना किया 1,50,000, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा सिर्फ 1,50,000 के ऊपर। सी ने डिपॉजिट किया 50,000, फिर डिपॉजिट किया 50,000, टोटल कितना हो गया 1 लाख, है ना, तो उसको जीएसटी कितने के ऊपर देना पड़ेगा 1 लाख के ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। समझा क्या? क्लियर है? चलो फिर अगला पॉइंट आता है, किसके बारे में बात करता है, अगर आप लोग कसिनो में कोई भी गेम खेलने के लिए जाए तो कसिनो में यूजुअली आप टेबल के ऊपर सीधा कैश नहीं रखते हो, आप क्या करते हो, कसिनो में जाते हो, आपकी कैश देते हो, वो बंदा आप लोगों को चिप्स देता है, कॉइन्स देता है कसिनो खेलने के लिए, वो कॉइन से आप लोग खेलते हो। तो इसके अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जितने भी परचेस ऑफ टोकन्स बोलो या चीज बोलो या कॉइन बोलो आप लोगों ने किए, वो बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। कोई भी अमाउंट आपको रिटर्न या रिफंड मिल रही है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस नहीं होगी। मतलब समझो आप लोग कसिनो में गए, आपने क्या किया, पहले 5,000 रुपीज के चिप्स को बाय किया, ठीक है, उसके बाद में आप लोग खेले, प्रॉफिट लॉस पूरा दिन खेलने के बाद में आपके पास एंड में 2,000 रुपीज के चिप्स मतलब कॉइन्स बच गए, अपने कसिनो को रिटर्न दिए चिप्स, उसके ले लिए आप लोगों ने कैश। वैल्यू ऑफ सप्लाई सिंपल है, तुमने 5,000 रुपीज के करेंसी चेंज करा के चिप्स लिए थे तो 5,000 रुपीज बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो एक्स प्लेयर आया, कसिनो के चिप्स खरीदे 1 लाख रुपीज के, वैल्यू ऑफ सप्लाई बन गया 1 लाख रुपीज। वाई आया, उसने 1,20,000 रुपीज एंट्री दिया पोकर के टूर्नामेंट के इसके लिए, इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना बन जाएगा 1,20,000। अच्छा प्लेयर एक्स को 20,000 रुपीज के चिप्स रिटर्न मिल रहे, फर्क नहीं पड़ता, उसको 1 लाख रुपीज के ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। समझा क्या? फिर अभी आता है रूल 32, जो वैसे तो जनरल रूल है बट इसके अंदर आप लोगों को स्पेसिफिक वैल्यूएशन कैसे करने का वो बताया गया है। सबसे पहले वैल्यूएशन किसके अंदर हो रहा है, आपका परचेस और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। आप लोग फॉरेन करेंसी को बाय या सेल कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालने का, वो निकलेगा रूल 32 के अंदर। अभी रूल 32 के अंदर है ना सर्टेन सेक्शंस, ये दो सेक्शंस को आपको याद रखना है, रूल 32 2A, रूल 32 2B, दोनों बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के केस में बात करता है। सबसे पहले क्या बोल रहे कि देखो आपने क्या किया, आपने ध्यान से सुनना अभी मेरी बात, एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ के लो, एग्जांपल्स इधर रहेंगे यार नोटेड, इधर ही रहेंगे, चलो कोई बात नहीं। देखो आपने क्या किया, पहले आपने रुपीस दे के डॉलर्स परचेस किए, कितने रुपीस दिए आपने 10,000 रुपीज दिए, नहीं बड़ा अमाउंट देते हैं, लेट से आपने 8 लाख रुपीज दिए, इन रिटर्न आपको डॉलर मिले 8 लाख, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाई 80 करोगे, 8 लाख रुपीज दिए आपको 10,000 डॉलर्स मिल गए, बराबर। इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई आप कैसे डिटरमाइन करोगे, तो सिंपल है, कितने यूनिट्स का ट्रांजैक्शन हो रहा 10,000, आपने ट्रांजैक्शन किया ₹80 पर डॉलर से, आरबीआई का रेट था ₹77.5 पर डॉलर, तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, कहने से 2.25 का, और आपने कितने करेंसी एक्सचेंज, कितने यूनिट्स एक्सचेंज किए 10,000, तो 10,000 इंटू 2.5 कितना आएगा, ये 25,000, ये बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है सर? सेकेंड केस, अगर उस दिन आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं रहता तो क्या होता, तो यहां पे आपको आईएनआर में कितना पैसा मिल रहा, आईएनआर कितना मिल रहा है 8 लाख, तो 8 लाख का 1%, 8 लाख का 1% कितना आएगा रे, 2 जीरो को हटा दो, 80,000 8,800 बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो यहाँ पे आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल रहेगा तो बाइंग रेट या सेलिंग रेट है माइनस आरबीआई का रेफरेंस रेट ले लो, वो क्या बन जाएगा आप लोगों का वैल्यू ऑफ सप्लाई। आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज को ले लो वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट थर्ड केस में क्या बोल रहे हैं मालूम है क्या, कि आपने क्या किया, डॉलर्स दिए, आपने क्या दिए, डॉलर्स दिए और रिटर्न में आपको यूरोज मिल रहे, लेट से आपने 8,000 डॉलर्स दिए और इन रिटर्न आपको 6,200 के यूरोज मिल रहे, तो यहां पे क्या हो रहा है ना, नाइदर ऑफ द करेंसी इज आईएनआर, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालने का, तो उस केस में क्या बोलते हैं, इसको आप आईएनआर में कन्वर्ट करो। लेट्स से अगर इसको आईएनआर में कन्वर्ट करने के बाद में मेरा वैल्यू आता है फॉर एग्जांपल 6,56,000, तो अभी इसको आईएनआर में कन्वर्ट करो और समझो इसको आईएनआर में कन्वर्ट किया अपन ने तो उसका वैल्यू आता है 638,600।
इन दोनों में का जो भी लोवेस्ट है वो अमाउंट लो, ये लोवेस्ट आया, इसका 1% निकालो, वो कितना आता है 6368, ये बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब अगर ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसके अंदर एक करेंसी बाय हो रही है, एक करेंसी सेल हो रही है, या करेंसी एक्सचेंज हो रही है, बट एक भी करेंसी आईएनआर नहीं है, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, जो दोनों करेंसी चेंज हुई है उसका आईएनआर में कॉस्टिंग निकालोगे, इसमें निकालोगे आईएनआर में, वो आईएनआर में जो लोएस्ट रहेगा उसका 1% मान लेने का वैल्यू ऑफ, ठीक है। ये था आपका रूल 32(2)(a). बट है ना, इनके पास है ना एक ऑप्शन दिया गया है दूसरे स्कीम का, जो कि है रूल 32(2)(b). देखो, एक तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग कोई भी साल में रूल 32(2)(b) के पास जा रहे हो तो आपको पूरा साल फिर रूल 32(2)(b) को फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप रूल 32(2)(a) की तरफ नहीं आ सकते। रूल 32(2)(b) क्या बोलता है, बहुत सिंपल है कि देखो, आप लोग जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर वो ट्रांजेक्शन आप लोगों का 1,00,000 रुपीज तक है, तो हम आपसे चार्जेस कितना लेंगे, ₹250 और 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी विच एवर इज हायर। मतलब देखो, केस 1 आपने ट्रांजेक्शन किया 80,000 रुपीज का, 80,000 का 1% कितना आता है, ये 800, 800 ही आएगा ना रे, 80,000 इंटू 1%, 800 और 250 विच एवर इज हायर, हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे, इधर हो गया 800। अच्छा, अगर आपने करेंसी एक्सचेंज कराई लेट से 22,000 रुपीज की, उसका 1% कितना आता है, 1% 220 और 250 विच एवर इज हायर, 250 बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर आप लोग करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हो 1,00,000 से लेके 10,00,000 तक, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा 0.5% ऑफ अमाउंट प्लस ₹1,000। एग्जाम्पल से समझो, ये है आपका 0, ये है आपका 10,00,000, है ना, यहां पे एक अमाउंट आता है आपका 1,00,000। मैं बोलूं ये वाला जो पोर्शन है 0 से लेके 1,00,000, वहां पे आपको कितना परसेंट टैक्स देना है, 1%। और ये जो ऊपर वाला अमाउंट है, ऊपर वाला, हाँ 1,00,000 से लेके 10,00,000 वाला, वहां पे आपको कितना परसेंट देना है बोला हुआ है, 0.5% देने के लिए बोला है। लेट से आपने करेंसी एक्सचेंज की 7,00,000 रुपीज की, तो कहना है इसे 1,00,000 तक 1% आपको 1,000 टैक्स देना पड़ेगा, सॉरी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। प्लस अभी ये वाला देखो गैप कितना है, 7,00,000 से 1,00,000 गैप कितना हो गया, 6,00,000, 6,00,000 का 0.5% निकालो, 6,00,000 इंटू 0.5%, वो कितना आता है 3,000, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना बन गया, 4,000 बन गया। चलो इसी के अंदर और एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। लेट्स से आपने अभी ट्रांजेक्शन किया 8,20,000 का, तो 0 से लेके 1,00,000, यहाँ पे 1% आपको देना पड़ेगा, जो कितना आता है 1,000, जो कितना आता है आपका 1,000। अभी अगर ट्रांजेक्शन ऊपर वाले अमाउंट का है, 1,00,000 तक आप टैक्स दे चुके हैं, आपको 8,20,000 तक टैक्स देना है, तो गैप कितना बच रहा है आपके पास, 7,20,000 का, 7,20,000 उसके ऊपर 0.5% कितना आता है, 7,20,000 इंटू 0.5%, 3,600, टोटल कितना आता 4,600, ये बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है। बट अगर यही वैल्यू आपका 10,00,000 के भी ऊपर चला गया, 10,00,000 के भी ऊपर चला गया, तो जो 10,00,000 के ऊपर वाला अमाउंट है ना, उसके ऊपर आपको 0.1% देना है। लेट से अमाउंट हो गया 12,00,000, अमाउंट कितना हो गया 12,00,000, तो कहना है इसे जो पहले के 1,00,000 है उसके ऊपर 1% से आप लोग कितना दोगे, 1,000। जो 1,00,000 से 10,00,000 वाला गैप है वो कितने रुपीस का है, 9,00,000, तो 9,00,000 के ऊपर कितना दोगे आप लोग, 0.5%, वो आता है 4,500। और लास्ट में भी देखो 10,00,000 तक आपने टैक्स दे दिया, टोटल 12,00,000 पे देना है, तो कितने अमाउंट बच रही है 2,00,000, 2,00,000 के ऊपर 0.1% कितना आता है, 2,00,000 इंटू 0.1%, वो आता है 200 रुपीज, तो टोटल 5,700, ये बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझा आपको रूल 32। देखो, पर अगर आप लोग कभी भी रूल 32(2)(b) को फॉलो करोगे तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकोगे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको इसी को फॉलो करके टैक्स देना पड़ेगा। आर बी गुड यहां तक। फिर आता है, अगर कोई भी एयर ट्रैवल एजेंट अपनी सर्विसेज दे रहा है, एयर ट्रैवल एजेंट आपकी दो टाइप की टिकट बुक कर सकता है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक में वो टिकट कितने का भी बुक करे, जो टिकट का बेस फेयर है उसका 5% वैल्यू ऑफ सप्लाई मानने का। इंटरनेशनल टिकट में जो टिकट का बेस फेयर है उसका 10% वैल्यू ऑफ सप्लाई मानने का। ऑब्वियस है, डोमेस्टिक में कितना परसेंट, 5% ऑफ बेसिक फेयर, इंटरनेशनल में 10% ऑफ बेसिक फेयर मानने का वैल्यू ऑफ सप्लाई। एग्जांपल से देखो, विनीत एजेंसीज है, वो एक एयर ट्रैवल एजेंट है, उसका आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलना है। डोमेस्टिक बुकिंग में बेस फेयर था 4,00,000, अदर चार्जेस से 10,000, इसको छोड़ दो, टैक्सेस थे 9,000, इसको छोड़ दो, बेसिक फेयर कितना था 4,00,000, कितना था 4,00,000,
है ना, उसका कितना परसेंट लेंगे डोमेस्टिक के लिए 5%, 4 लाख का 5% कितना दर है 4 लाख इंटू 5%, 20,000 रुपीज बन गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिमिलरली इंटरनेशनल बुकिंग के लिए बेस फेयर कितना है 7 लाख, 7 लाख का कितना परसेंट 10% कितना था 70,000 बन गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ गया आपका 90,000 रुपीज आ गया। ये देखो कितना आ गया 90,000 रुपीज आ गया। समझा। चलो अभी आते हैं अपन इंश्योरेंस वाले कैटेगरी के अंदर। कौन सी कैटेगरी के अंदर इंश्योरेंस। ठीक है, अगर इंश्योरेंस है ना दो टाइप का रहता है आपका, या तो आप सिर्फ रिस्क कवर कर रहे हो, सिर्फ क्या कवर कर रहे हो रिस्क, या तो दूसरा कौन सा रहता है आपका रिस्क प्लस रिवॉर्ड। चलो मैं इसे लिखता हूं, देखो इंश्योरेंस है ना आपके दो टाइप के रह सकते हैं, या तो क्या रहेगा आपका ओनली रिस्क, मतलब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला, अगर आपको कुछ कम ज्यादा हो गया तो आपको सिर्फ आपके जो कवरेज है उसका पैसा मिलेगा, या तो दूसरा कौन सा रहता है रिस्क प्लस रिवॉर्ड। तो अगर सिर्फ रिस्क कवर कर रहे तो ये बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई जितना भी आपने प्रीमियम पे किया। बट अगर रिस्क प्लस रिवॉर्ड कर रहे तो क्या आपको रिवॉर्ड का अमाउंट बताया हुआ है वो कितना एलोकेट करने वाले, मतलब समझो आपका इंश्योरेंस कवरेज है 1 करोड़, उन्होंने आपसे यहाँ पे प्रीमियम लिया पर ईयर 20,000 रुपीज, तो ये 20,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा क्योंकि आपकी सिर्फ रिस्क कवर थी। बट आपको क्या बोले कि आप हर साल 20,000 रुपीज भरो, अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो जब आपकी एज 60 ईयर्स हो जाएंगी हम आपको रिटर्न में 4 करोड़ रुपीज देंगे। मतलब अगर कुछ हुआ तो 1 करोड़ का कवरेज है, बट कुछ नहीं हुआ तो 4 करोड़ का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। हाँ या नहीं, तो इस केस में रिवॉर्ड का अमाउंट, अच्छा आपको बोला गया हुआ है कि देखो जो हम आपसे 20,000 रुपीज का प्रीमियम ले रहे हैं ना, तो आपको अलग से रिवॉर्ड का अमाउंट मिलता है। वो क्या बोल रहे हैं, हम आपके क्या करेंगे 6,000 रुपीज में आपका हम लोग रिस्क कवर कर रहे हैं, और हम लोग है ना आपसे 26,000 रुपीज रिवॉर्ड के ले रहे हैं। सर इधर प्रीमियम 32,000 क्यों आ रहा, लॉजिक बहुत सिंपल है, 20,000 में रिस्क है बट इधर रिवॉर्ड भी मिल रहा, तो रिवॉर्ड का आपसे एक्स्ट्रा पैसा भी लिया जाएगा, तो वो कितना ले रहे 26,000 रुपीज ले रहे हर साल। तो यहाँ पे क्या बोल रहे 6,000 को मानने का आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको ग्रॉस प्रीमियम चार्ज किया है उसमें से आपको अमाउंट रिड्यूस करना पड़ेगा जितना एलोकेट किया गया इन्वेस्टमेंट के लिए। अपने एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट के लिए कितना एलोकेटेड था 26,000, उसको रिड्यूस करो 6,000 बन गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है। बट दूसरा पॉइंट आपको कुछ बोला ही नहीं, सीधा आपसे 32,000 रुपीज ले लिया, और ये एवरी ईयर लेने वाले। ये कैसे लेने वाले एवरी ईयर, ये वन टाइम नहीं है एवरी ईयर लेने वाले। तो अगर आपका फर्स्ट ईयर है ना प्रीमियम का, तो 25% ऑफ प्रीमियम को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानने का, यानी कि फर्स्ट ईयर में 32,000 का 25% कितना आता है 8,000 मानने का वैल्यू ऑफ सप्लाई, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 12.5% यानी कि इस केस में 4,000 रुपीज बन जाएगा वैल्यू ऑफ। क्लियर है। बट सर अगर थर्ड केस आ गया, आपको बोला क्या कि आप एक ही बार में सिर्फ 4 लाख रुपए पे कर दो, हम आपको क्या करेंगे कुछ हो गया तो 1 करोड़ रुपीस का इंश्योरेंस दे देंगे, अगर 60 ईयर्स तक कुछ हुआ नहीं तो हम आपको 4 करोड़ रुपए दे देंगे। तो इस केस में आपने कितना प्रीमियम पे किया 4 लाख, उसका 10% कितना आता 40,000, ये बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझा क्या। देखो ये यहां पे लिखा हुआ है, 1 मिनट के लिए सब लोग इसको रीड कर लो फटाक से। चलो हो गया रीड आप सभी का। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। हाँ बहुत ध्यान से समझ के लेना, ये एक ही पॉइंट है जो इसके सबके अंदर टेक्निकल है। सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स का एग्जांपल बहुत सिंपल है। देखो ये मिस्टर ए था, इसने क्या किया बी की सेकेंड हैंड कार खरीदी, सेकेंड हैंड कार कितने में परचेस की लेट से 4 लाख। इसने आगे किसको बेचा सी को, कितने में बेचा 4,30,000, कितना पैसा कमाया 30,000, 30,000 बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंपल। केस को थोड़ा चेंज कर दो, बी ने अपनी सेकेंड हैंड कार किसको बेची ए को, आगे ए ने किसको बेची सी को। बी ने सी को कितने में बेची 4 लाख, ए ने सी को कितने में बेची 3,30,000। ए को क्या हो गया 70,000 का लॉस हो गया ये वाले ट्रांजेक्शन पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा 0। कुछ हो गया क्या आईपैड को, एक ही मिनट है गाइस, आईपैड को कुछ तो हो गया शायद, ऐसे कैसे हो गया, आगे सभी दिख रहा है सब ठीक है। तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 0। ठीक है। चलो
अभी आता है मजेदार बात, वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स वेयर आईटीसी इज नॉट अवेल, तो मार्जिन वाली स्कीम। यानी कि देखो, बी ने गाड़ी खरीदी थी, बी ने ए को दी, ए ने सी को दी, ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट को आप एग्जांपल से समझ के लो। बी ने इसके ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं किया था, आईटीसी क्लेम नहीं किया था। बी ने ए को कितने में दी थी, लेट से 4 लाख, ए ने आगे कितने में दी, 4,20,000। तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना बन गया आपका, 20,000, वेयर आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड। बी ने इसके ऊपर आईटीसी क्लेम किया था, बी ने आईटीसी क्लेम किया था, तो ए के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई किसके हिसाब से आ जाएगा, नॉर्मल वैल्यूएशन स्कीम के हिसाब से निकालना पड़ेगा। यानी कि हो सकता है सेक्शन 15 के हिसाब से निकालना पड़े, या तो रूल 27, 28, 29, 30 के हिसाब से निकालना पड़े। ठीक है, यहां तक भी इजी है। अभी आता है मेन बात, द परचेज वैल्यू ऑफ गुड रिपोजेस्ड फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर हु इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ लोन। देखो देखो, ध्यान से समझ के लो, एकदम ध्यान से समझ के लेना ये बात। ये एक बैंक था, एचडीएफसी बैंक, उसने ना क्या किया था, कार को लोन दिया था, एक को दिया था ए को, दूसरा दिया था बी को। इन दोनों ने ना लोन को रीपेमेंट में ना डिफॉल्ट कर दिया, लोन को रीपे करने के लिए क्या कर दिया, डिफॉल्ट। तो बैंक वाले आए, इनसे गाड़ी लेके चले, बैंक वाले आए उनसे गाड़ी लेके चले। ए जीएसटी में रजिस्टर्ड था, ए जीएसटी में क्या था, रजिस्टर्ड था। तो ये एचडीएफसी आगे जितने में ए वाली गाड़ी सप्लाई करेगा उसको मान लेना पड़ेगा आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट बी जो बंदा था ना, वो जीएसटी में क्या था, अनरजिस्टर्ड। तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालने का है, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालने का, या इसका कॉस्ट कैसे निकालने का, तो ओरिजिनल परचेस कॉस्ट माइनस 5% पर कैलेंडर क्वार्टर, 5% पर कैलेंडर क्वार्टर। सुनो ना, ये माइनस कब तक करने का, जब तक गाड़ी आपकी डिस्पोज नहीं होती तब तक। तुम सिर्फ सुन के लो, पूरा पूरा सिर्फ सुन के लो, मैं एग्जांपल से कनेक्ट करवा दूंगा आप लोगों को। मतलब क्या है ना, यहां पे देखो, ये देखो, PQR ऑटो फाइनेंस लिमिटेड, उसने मिस्टर एक्स से एक गाड़ी रिपर्चेस की, जो उसने कब रिपर्चेस की, 20 अगस्त 2025, क्योंकि उसने लोन का डिफॉल्ट कर दिया। एक्स ने गाड़ी कब खरीदी थी, 10 मई 2024, कितने में खरीदी थी, 4 लाख इंक्लूडिंग जीएसटी। वो पेमेंट फेल हो गया। गाड़ी रिपर्चेस जो की थी उसको कब बेचा जा रहा है, 1 अक्टूबर 2025। तो सबसे पहले ये जो 5% कैलेंडर क्वार्टर माइनस करना है ना, उसका पीरियड देख लो आप लोग क्या है। तो वो पीरियड चालू होगा जब से गाड़ी खरीदी थी। गाड़ी कब खरीदी थी, 10 मई 2024, डिस्पोज कब हो रही है, 1 अक्टूबर 2025। इसके बीच में कितने कैलेंडर क्वार्टर यूज हुई वो देखो। कैलेंडर क्वार्टर यानी कि क्या, एक तो देखो जैन से मार्च, दूसरा रहता है आपका अप्रैल से जून, थर्ड क्या रहता है आपका जुलाई से सितंबर, और फोर्थ क्या रहता है अक्टूबर से दिसंबर। अगर ये पीरियड में गाड़ी एक दिन भी यूज हुई तो ऐसे मानने का पूरे क्वार्टर में गाड़ी यूज हो गई। अच्छा, अभी देखो यहां पे गाड़ी ये डेट पे परचेस की है, यानी कि ये कहने से ये जो 2024 है उसका कौन सा क्वार्टर आता है, ये अप्रैल से लेके जून वाला, उसके अंदर गाड़ी यूज हुई। तो 2024 में 3 क्वार्टर गाड़ी यूज हुई, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। और 2025 में ये गाड़ी अक्टूबर में क्या कर रही है, डिस्पोज करते हैं, अक्टूबर में क्या कर रहे हैं, डिस्पोज। तो ये यहां पे एक दिन भी यूज होना मतलब गाड़ी पूरे क्वार्टर यूज हो गई। चलो मैं एग्जांपल और इजी कर लेता हूं, आपको यहां पे कंफ्यूजन नहीं करा था, एग्जाम में जो आएगा, लेट्स से 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर के दिन गाड़ी क्या हो रही है, डिस्पोज हो रही है। तो 2025 में 4 क्वार्टर गाड़ी यूज हो गई। कैसे 4 क्वार्टर, जैन से मार्च, जैन के मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो यहाँ पे 4 क्वार्टर गाड़ी यूज हुई। तो गाड़ी टोटल कितने क्वार्टर यूज हो गई, 7 क्वार्टर गाड़ी यूज हो गई। तो 7 क्वार्टर के लिए आप वैल्यू कैसे निकालोगे, लेट से ये 40 लाख इंक्लूडिंग जीएसटी था, जीएसटी का रेट था 18%, कितना परसेंट जीएसटी का रेट था, 18%। तो वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 40 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118, इससे आ जाएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट। और जीएसटी कैसे निकालोगे आप, 40 लाख इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118, इससे आपको आपका जीएसटी मिल जाएगा। कितना आएगा वो देखते हैं अपन।
40 लाख इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118, वो आता है आपका 610169। इतने अमाउंट का आपका लगभग जीएसटी आएगा। इतने अमाउंट का आपका क्या आ गया, जीएसटी। बट यहाँ पे ना ये जो पर्सन है, ये पर्सन जीएसटी में क्या था, अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ है ना किधर तो, हाँ ये जीएसटी में क्या था, अनरजिस्टर्ड। तो आपको इस केस में ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा क्या करोगे, गाड़ी का अमाउंट कितना है 40 लाख, 40 लाख में से आप क्या माइनस करोगे 5% पर क्वार्टर। कितने क्वार्टर यूज हो रहा है, 7 क्वार्टर है ना। तो आप लोग क्या करोगे, सीधा 40 लाख माइनस 35% कर दो, कितना आता है वो 26 लाख रुपीज। 26 लाख रुपीज बन जाएगी परचेस वैल्यू किसके बुक्स में, PQR के बुक्स में। और उसने सेल किया लेट से 30 लाख रुपीज में सेल किया, तो उसको आइडियली देखा जाएगा तो वैल्यू एड हुआ 4 लाख का, उसी के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। समझा क्या। चलो और एक एग्जांपल है, ये इलस्ट्रेशन है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, पढ़ लो ये इलस्ट्रेशन, देखो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, फटाक से पढ़ लो सब लोग। करो ट्राई एक बार सब लोग। चलो अपन मिलके अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो XYZ मोटर्स है, उसने गाड़ी कितने में उसने गाड़ी को क्या किया, रीपर्चेस किया 10 सितंबर के दिन। देखो गाड़ी 10 सितंबर के दिन रीपर्चेस की, बट अपना जो कैलकुलेशन रहता है ना वो रीपोजेशन डेट तक नहीं रहता, वो रहता है डिस्पोजल वाले डेट तक। उसने गाड़ी जो रीपोजेस की थी उसको सेल यानी कि डिस्पोज कब किया, 25 सितंबर 2025। तो अपने लिए ये डेट रिलेवेंट है। गाड़ी कब परचेस की गई थी, 15 मई 2022। तो आपने को आइडियली कौन से डेट से, 15 मई 2022 से ये देखना है गाड़ी जब डिस्पोज हो रही है 25 सितंबर 2025, तो गाड़ी कितने क्वार्टर यूज हुई। गाड़ी 2022 में 3 क्वार्टर यूज हुई, सिर्फ जैन से मार्च वाला क्वार्टर यूज नहीं हुई थी, बाद में तो पूरा यूज हो गई। 2023 में गाड़ी कितने क्वार्टर यूज हुई, पूरे 4 क्वार्टर यूज हुई। 2024 में गाड़ी 4 क्वार्टर यूज हुई, और 2025 में गाड़ी 3 क्वार्टर यूज हुई। अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर यूज नहीं हुई। तो अगर 3 + 3 6 एंड 8 टोटल गाड़ी कितने क्वार्टर यूज हुई, 14 क्वार्टर गाड़ी आपकी यूज हो गई है यहाँ पे। अच्छा 14 क्वार्टर गाड़ी यूज हुई। गाड़ी ओरिजिनली कितने में परचेस की गई थी, 30 लाख। तो आप क्या करोगे, हाँ 30 लाख का आज का वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, 30 लाख माइनस 5% फॉर 14 क्वार्टर्स। तो 30 लाख 14 इंटू 5%, 70% माइनस करो, तो 30 लाख माइनस 70%। तो गाड़ी का वैल्यू कितना बचता आपका, 9 लाख रुपीज बचता। तो 9 लाख रुपीज बन गया आपका रीपोजेशन वाला कॉस्ट। आपने गाड़ी कितने में बेची, 22 लाख में। देखो आपके पास कॉस्ट बन गया 9 लाख, आपने बेची कितने में, 22 लाख। तो आपका यहाँ पे मार्जिन कितना आ रहा है अभी, मार्जिन 13 लाख। तो आपको 13 लाख के ऊपर क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। कितना परसेंट पे करना पड़ेगा, 18%। तो आपका जीएसटी का अमाउंट आएगा 13 लाख इंटू 18%, 234,000। देखो आ रहा है नीचे 2,34,000। समझा क्या, क्लियर है। देखो XYZ मोटर्स एक रजिस्टर्ड डीलर है, उसने क्या किया, रीपर्चेस की है गाड़ी। कौन से डेट पे रीपर्चेस की है, 10 सितंबर 2025 फ्रॉम मिस्टर ए, जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है, ड्यू टू डिफॉल्ट इन लोन, यानी कि ए ने लोन में क्या कर दिया यहाँ पे, डिफॉल्ट। ये रहे डिटेल्स। ट्राई करो एक बार, आंसर आप लोग दे पाओगे क्या, फटक से करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो सब लोग, देखो आंसर दे पा रहे हो क्या आप लोग। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, गाड़ी आप किससे रिपोजेस कर रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन से। तो अभी यहाँ पे वो 5% वाला क्लॉज आएगा ही नहीं। देखो सीधी बात है, गाड़ी ए ने कितने में परचेस की थी ओरिजिनली, 30 लाख। उसने रीपर्चेस वाली गाड़ी कितने में बेची, 22 लाख। गाड़ी परचेस की थी 15 मई के दिन,
सेल हो रही है 25 सितंबर के दिन। XYZ ने आईटीसी क्लेम नहीं किया। XYZ का फर्क ही नहीं पड़ता, जो बायर था उसने ओरिजिनली आईटीसी क्लेम किया था कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। जीएसटी रेट कितना है 18%। अच्छा, इस केस में ये गाड़ी का ओपन मार्केट वैल्यू दिया हुआ नहीं है। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दिया तो अपन परचेस कॉस्ट को ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। तो इसने जो गाड़ी रीपर्चेस की उसका ओपन मार्केट वैल्यू कितना है 30 लाख। तो ये 30 लाख बन गया परचेस कॉस्ट माइनस सेलिंग कॉस्ट। कितने में गाड़ी बेची है ये वाली 22 लाख। तो कहना है यहाँ पे मेरा मार्जिन नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मार्जिन, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा 0। अच्छा, अगर ये एग्जांपल में देते कि ये जो गाड़ी बाई की है उसका ओपन मार्केट वैल्यू 20 लाख है, तो परचेस कॉस्ट, अभी परचेस कॉस्ट कितना बन गया रहता था 20 लाख, और माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 22 लाख, मार्जिन क्या आया रहता था पॉजिटिव 2 लाख, तो ये 2 लाख बन गया रहता था आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझा क्या? सेकेंड हैंड गुड्स का समझा क्या? फिर टोकन, वाउचर और कूपन के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई वो रहता है जितने के अगेंस्ट तुम वो चीज को रिडीम कर रहे हो। देखो ध्यान से, आपको, आपके पास है ना, आपने एक कूपन परचेस किया जिसका प्राइस था 5000, आपको डिस्काउंट में मिल गया वो 4900 रुपीज में। आप इसको रिडीम जब करने जा रहे हो तो जो गुड्स आपने बाई की उसका वैल्यू है 5000, तो इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा 5000। यानी कि वाउचर के केस में जितने गुड्स या सर्विस के वैल्यू के अगेंस्ट उसको रिडीम किया जा रहा है वो बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसके अगेंस्ट आप उसको रिडीम कर रहे हो। चलो एक एग्जांपल देता, आप लोगों ने एक एनरिच सलून का नाम सुना रहेगा। मैंने क्या किया, उसका 2000 रुपीज का कूपन परचेस किया। ठीक है, मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने का था। अज्यूम कर लो ना, अज्यूम करने में कौन सा पैसा लगता है। ये कूपन मैंने बाय कर दिया 1800 रुपीज में, मैंने मेरी सोना को गिफ्ट कर दिया। कितने में गिफ्ट कर दिया इसको 20,000 में। बोला बाबू सोना ये लो, कितने का कूपन दिया मैंने आपको 2000 रुपीज का कूपन, मुझे मिला कितने में था 1800। अभी इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आएगा, इसको रीडिंग कितने के अगेंस्ट करोगे 2000 के अगेंस्ट, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे 1800 नहीं आएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ जाएगा 2000 रुपीज आ जाएगा। समझा क्या? फिर अगर सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन हो रहा है जिसके अंदर रेसिपिएंट को पूरा आईटीसी मिल रहा, रेसिपिएंट को क्या मिल रहा पूरा आईटीसी, तो जो भी वैल्यू आप लोग इनवॉइस के अंदर डिक्लेयर करोगे उसको मान लेंगे अपन वैल्यू ऑफ। फिर एक कंसेप्ट आता है प्योर एजेंट का कंसेप्ट, ध्यान से समझ के लेना, कंसेप्ट पूरा दिमाग में बैठ जाएगा आप लोगों के लिए। इधर एक था पर्सन ए, ये गया लेट से तेजल नाम के एक कंपनी सेक्रेटरी के पास और बोला तेजल मैम मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दो। क्या करके दो? कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दो। तेजल मैम ने क्या बोला, देखो मेरे चार्जेस है 10,000 रुपीज, मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दूंगी, प्लस 5,000 रुपीज के चार्जेस, ये चार्जेस आपको किसको पे करने के, आरओसी बोलो या एमसीए को पे करना है। तेजल ने क्या बोला, देखो मैं आपको क्यूआर कोड सेंड कर दूंगी, आप 5,000 रुपीज सीधा किसको पे कर देना, एमसीए। ये बंदा क्या बोल रहा है, मैम मेरे पास ना उतना टाइम नहीं है, मैं आपको टोटल 15,000 रुपीज देता, आप आगे एमसीए को पे कर दो। तेजल को पैसा कितना मिल रहा है 15,000, बट कहना है इसे ये 10,000 उसका खुद का पैसा है और ये 5,000 उसका पैसा नहीं है। उसने क्यों लिया है, तेजल बस एक एजेंट बोल के काम कर रही है बिटवीन मिस्टर ए एंड एमसीए। तो ये जो तेजल को 5,000 रुपीज मिले ना, कितने रुपीज मिले 5,000, वो तेजल के वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होने वाले हैं। समझा क्या? समझा क्या? वो था आपका ये वाला पॉइंट। आई गेस ये लास्ट पॉइंट था आप लोगों का। इसके बाद में ये कुछ एमसीक्यूज वगैरह आप उसको रीड कर लेना। फिर ये पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस, ये ऑलरेडी मैंने सप्लाई चैप्टर के अंदर आप लोगों को करा दिया है। अगर आपने सप्लाई चैप्टर नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में दिखेगा सप्लाई, आप उसको पढ़ लेना, ये वाला कंसेप्ट अपना वहां पे हो चुका है। चलो इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक जो था वो कौन सा था, वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहाँ पे होता है कंप्लीट दे दनादन दन, लगभग 1 घंटा 19 मिनट। बट अगर एग्जाम के अंदर ये आया तो आपके 100% मेरी गारंटी है आपके एग्जाम में कम से कम 5 से लेके 6 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। क्लियर है? चलो यार, तुम लोग ना मेरे मोटिवेशन के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, मैं तो रोज वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, बट बच्चे वीडियो देख के तो अच्छे से जा रहे, लाइक क्यों नहीं कर रहे? पर्सनल पे इंस्टाग्राम पे बच्चे मैसेज भी कर रहे बट लाइक नहीं आ रहे, मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना चालू कर दो ना, पसंद आ रहा है वीडियो। आपके सभी सीएम में फाइनलिस्ट, सीए फाइनलिस्ट दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो जिनका अटेंड अभी पास में आ रहा है।
और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो गाइस, ढेर सारा सीएमए का कंटेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।